बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। हुस्न इत्तेफाक से मिसेस साजिद ने सवाल किया है कि हमारे माशरे में जॉब्स कम हो रहे हैं और नौजवान जो है वो बेरोज़गार हैं, उनके पास जॉब कम है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं और हमें क्या गाइड करेंगे? बेटा, पहली बात तो ये है कि हमारी आबादी 12 करोड़ से 24 करोड़ पे चली गई है। और आप सोचिए कि जितने लोग गांव में होते थे, उनमें जितने उनके बच्चे पैदा हुए 8-8, 9-9, वो सब अपने से करीबी तहसीलों में शिफ्ट हो गए। फिर जब उन्होंने तालीम हासिल करनी थी तो वो डिस्ट्रिक्ट में चले गए, डिवीज़न में चले गए। यानी अगर कोई गांव का बच्चा यूनिवर्सिटी पहुंचते पहुंचते बहावलपुर, मुल्तान, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, यानी एक तदरीज है। और जहाँ जहाँ हम जा रहे होते हैं वहाँ वहाँ हमें स्पेस बनती जाती है। लाहौर एक छोटा सा शहर था, अभी माशाल्लाह 2 करोड़ आबादी का शहर, यानी 1,50,00,000 गाड़ियाँ हैं जो सड़कों पे मूव कर रही हैं। इनको चलाने वाले लोग, इनको बेचने वाले लोग, इनको ख़रीदने वाले, इनकी मुरम्मत करने वाले, ज़िंदगी में जहाँ भी लोग होंगे, ये मेरे उस मेहरबान और महबूब रब का निज़ाम है। उनकी जॉब का, उनकी माशरत का, उनकी मुआशरत का, उनके ख़ानदान का निज़ाम अपने आप बदलता जाता है। इवन आप किसी गैर मुल्क में चले जाएं, वहाँ आपकी ज़ात बरादरी का कोई बंदा कोई ना, वहाँ भी आपका रिश्ता हो जाएगा, वहाँ भी ख़ानदान चल पड़ेगा। आपको काम आता होगा तो वहाँ भी आपको जॉब मिल जाएगी। सो इस मामले में कभी परेशान ना हो। परेशान अपनी बदनीयती पे होना चाहिए, परेशान अपनी काहली पे होना चाहिए, परेशान अपनी सुस्ती पे होना चाहिए। अगर आजकल के ज़माने में 1000 में से 1000 नंबर लिए जा सकते हैं, तो जो फेल होने वाले हैं उनसे तो कोई पूछे ना, तो क्या कमी थी? दिमाग तो दोनों का एक जैसा था। सो ये सियासी जुमले हैं, कभी इन पे एतबार नहीं करना चाहिए। जितनी मखलूक पैदा होती जाएगी, रिस्क की कमी से नहीं मरेंगे, इज़्ज़त की कमी से नहीं मरेंगे। उन्हें अपने आप को उस जगह फिट करने के लिए, जैसे आप सोचें परिंदे तक अपनी आबोहवा में रंग बदल लेते हैं, वो एडजस्ट हो जाते हैं। जो पौधे हैं पहाड़ी इलाकों के, वो भी लोगों ने ज़मीनी इलाकों पे उगा लिए, बाग के बाग बना लिए, तो चीज़ें एडजस्ट हो जाती हैं। पर हम अगर ये सोचें कि सबको एक जैसी नौकरी मिलेगी तो नहीं मिल सकती। मज़दूर रहने ही रहने हैं, पल्लेदार रहने ही रहने। उनकी जो उनसे ज़्यादा मेहनत करेगा वो ठेकेदार बन जाएगा, जो उससे ज़्यादा मेहनत करेगा वो पढ़ेगा, उसका बच्चा पढ़ेगा, वो आर्किटेक्ट बन जाएगा, डिज़ाइनर, इंजीनियर, व्हाट्सएवर। सो पिछले दिनों पब्लिक न्यूज़ ने एक बहुत उम्दा प्रोग्राम उनका मॉर्निंग शो में था, उसमें कुछ क्लिप्स हमने आपके लिए मुंतखब किए हैं, तो आपके कुछ सवालों के जवाब उसमें मिल जाएंगे कि बरतानिया जाने वाले उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं, सऊदी अरब जाने वालों के लिए, यूरोप जाने वालों के लिए, अमेरिका जाने वालों के लिए, दुबई और अमारात के मुल्कों में किन किन खूबियों को लोग पसंद करते हैं और उनका वहाँ करते हैं। नुशाबा ने उससे भी मज़ेदार सवाल किया। वो कहती हैं, सर जी, अगर ससुराल में आपको और आपके घर वालों को नीचा दिखाया जाए, वैसे बाय द वे बेटा, मुझे मेरे ससुराल वाले क्यों नीचा दिखाएंगे या मेरे घर वालों को क्यों नीचा दिखाएंगे? मेरे अब्बा और अम्मा दोनों अल्लाह की रहमत में चले गए हुए हैं, भला उनको को नीचा दिखाने की किसी को क्या हाजत है? तो अगर आप ये कहने वाले हो कि सवाल का मतलब ये नहीं है, ओके, मान लेते हैं। वो कहते हैं हर वक्त ताने दिए जाते हैं, किसको? नुशाबा को, मुझे नहीं। और तुम्हारी फैमिली को कुछ पता नहीं है, वो भी बच्चे हैं, ओके। अगर वो ये कहते हैं कि आपकी फैमिली को कुछ पता नहीं है, वो बच्चे हैं, तो ये उनके बच्चों को जो ब्याह के ले आए हैं, तो ये उनसे बड़े बच्चे हैं। यानी आप सोचिए, उन्होंने जो भी बच्चे हैं, अपने बच्चे उनको दे दिए हैं जो उनसे भी ज़्यादा बच्चे हैं। ये दुनिया में, इज़्ज़ा-वक़ार में, लोगों में, जब भी हम किसी से हसद करते हैं, जलते हैं, उसके मैनरिज्म से, उसके कपड़ों से, उनके बच्चों की तालीम और तरबियत से, उनके मियाँ बीवी के अच्छे ताल्लुकात से, तो हमेशा उनको नीचा दिखाने के लिए उनके लिए वो जुमले इस्तेमाल किए जाते हैं जिसमें आपकी दिल आज़ारी होती है। तो इस वाले मामले में सिर्फ ये रखा करें ज़हन में, इज़्ज़त देने वाली ज़ात अल्लाह की, अहमियत देने वाली ज़ात अल्लाह की। आपको तो घर बैठे रिश्ता मिल गया था, ब्याह के पैसा खर्च करके आपको यहाँ लेके आए हैं, और ये कैसे अक्लमंद लोग हैं, उसके पैम्पर करने, उसको मज़ीद समझदार बना के अपने घर का एम्बेसडर बनाने की बजाय उल्टा उसको बुरा बना रहे हैं।
आप सोचिए वो टीम का कैप्टन या मैनेजर कैसा अक्लमंद होगा कि जो पहले पूरे मुल्क में से टीम मुंतखब करे और फिर सबके सामने बैठ के उनमें से किसी एक खिलाड़ी की बुराई करे। उससे बुरा कैप्टन कोई नहीं हो सकता कि जो अपने खिलाड़ी को मोटिवेट करने और उसको अपने दिल से लगाने और उसकी गलती पे उसे लीड करने, गाइड करने की बजाय उसके साथ ये करे। लेकिन हमारे यहाँ करते हैं। इसलिए इन पेरेंट्स की, ऐसे लोगों की भी काउंसलिंग की सख्त ज़रूरत होती है, क्योंकि ये ज़हनी तौर पे थोड़े थोड़े बीमार तो होते हैं। इनकी बीमारी इनके बेटों की खुशियाँ खा जाती है, इनकी बीमारी इनके अपने घर का सुकून बर्बाद कर देती है। मुझे याद है 3 बरस पहले आज ही का दिन था, 24 दिसंबर, और जब हमने पहली दफ़ा प्री मैरिज काउंसलिंग का आगाज़ किया था। ये खुशबख्त दिन था। लोगों के मसले, उनकी काउंसलिंग तो मैं बरसों से कर रहा था, लेकिन दैट वाज द डे जब मैंने नैरो डाउन करके इस बात पे पहुंचा कि हर बच्चे और बच्ची को शादी से पहले प्री मैरिज काउंसलिंग ज़रूर करवानी चाहिए। तो मेरे जहन में 3 चीज़ें थी। उन्हें कामयाब कैसे होना है, उन्हें अपने अंदर के जो डर और खौफ है उनसे कैसे दूर करना है, उन अनजान लोगों के साथ जाके एडजस्ट कैसे करना है, और जितने उसने सुनी सुनाई बातें हैं जो उसको अंदर से खौफजदा करती हैं उन पे कैसे काबू पाना। ये मसला आज भी उसी तरीके से कायम है। और बच्चियां हों वो अंदर से डरी हुई, खौफजदा, कभी कभी तो सोचती पता नहीं किस जानवर से वास्ता पड़ने वाला है, कैसे वहशी लोग होंगे और कितनी दिक्कत होगी। अभी हाल ही में एक फैमिली अपनी बेटी को लेके आई जो शादी से 2 दिन पहले उसने इनकार कर दिया कि मैं शादी नहीं की। जब मेरे पास आई तो उसकी आंखें पथराई हुई थी एंड शी वॉज अनएबल टू स्पीक, बिल्कुल नहीं बोल रही थी और खला में घूर रही थी। तो उसके अम्मा अब्बा को बाहर भेज के जब उस बच्ची से मैंने पूछा तो उसने कहा कि सर 10 साल पहले जब मेरी बहन की शादी हुई थी तब मैं छोटी थी, पर मुझे इतना याद है कि जिस शादी की रात उसे रुखसत किया गया था उस रात को आधी रात के बाद मेरे अम्मा और अब्बा बाहर जाने वाले थे गाड़ी में, घर में हड़बोंग मची हुई थी और वो आपस में बातें कर रहे थे कि ख़ानदान वालों को हम क्या बताएं, पर किसी को उन्होंने कुछ, और वो चले गए हॉस्पिटल जहां पहली रात की दुल्हन एडमिट थी। 2-3 दिन के बाद उस बहन को अपने घर वापस ले आए और फिर वो कभी उस घर वापस नहीं गई। वो कहती थी मुझे किसी जानवर के पल्ले बांध दिया गया। तो तब तो ये बच्ची नहीं जानती थी, लेकिन जैसे जैसे बड़ी हुई तो चीज़ें, वो जो बैक ऑफ माइंड बैठी होती वो तो मौजूद थी। अब जब बिल्कुल अपनी शादी आई, ये ज़रूरी नहीं था कि उसके साथ भी वैसे ही हादसा पेश आता, और उसका जो खौफ है, जो डर है इंसानों से, वो भी उतना ही प्रिवेल करता। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बेटों को और बेटियों को, हमने तो पिछले दिनों ये भी ऑफ़र की थी कि हर माँ को और बाप को ये चाहिए कि अपने बेटे और दामाद की, अपनी बेटी यानी जिसकी भी शादी हो रही है, उन दोनों की वो काउंसलिंग करवाए। इतना हम खर्चा करते हैं, इस पर भी थोड़ा खर्चा कर लें, बहुत ज़्यादा खर्च भी नहीं है, लेकिन उसके बाद आपकी आंखें पथराएंगी नहीं, आपका दिल पत्थर का नहीं होगा, आप ज़िंदगी की इतनी बड़ी खुशी से अपने आप को महरूम नहीं करोगे, बल्कि खौफ से, डर से, उन सारी सुनी सुनाई बातों से बेनियाज होकर, या उनका एक चैलेंज के तौर पे जान के कि यस इसको यूं यूं करके हैंडल किया जा सकता है। सो प्री मैरिज काउंसलिंग को ज़िंदगी में बहुत अहम जानिए। ये एक ऐसा तोहफ़ा है जो हमारे सब बच्चों को मिलना चाहिए। हर बेटी और बेटे को शादी से पहले, ये हम आमतौर पे 1 या 2 दिन पहले सजेस्ट करते हैं। जो हमारे कोर्सेज हैं प्री मैरिज काउंसलिंग के, वो महीना पहले भी कर लें। उसमें एक और एडोरेबल गर्ल है कि 21 पहलुओं से कैसे आप काबिल तारीफ़ बन सकते हो, वो भी करना चाहिए। लेकिन ये जो है प्री मैरिज काउंसलिंग, मुझे याद है इसमें हमने इंक्लूड किया था कि शादी के बाद आपकी पहली गलती, पहला डर, पहली खुशी, पहली गुफ्तगू, पहले कपड़े, पहला इंटरेक्शन उन ख़ानदान वालों के साथ, इवन पहला खाना, जो जो काम पहले पहले करने होते हैं उनके बारे में कुछ ओरिएंटेशन नहीं होती, पर जब हम उसको डिस्कस कर लेते हैं तो उसका जो खौफ है, हवा है, वो कम हो जाता है और आपकी ज़िंदगी में कुछ सहूलत आ जाती है। इंशाल्लाह जब तक हमारी ज़िंदगी है, जब तक दम में दम है, जब तक जान में जान, हम आपके काम आते रहेंगे, आपको गाइड करते रहेंगे और आपसे दुआएं लेते रहेंगे। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।